भारत की आज़ादी के 26 साल बाद 1973 में पंजाब की एक बड़ी सिख पार्टी अकाली दल ने भारत सरकार के सामने एक खास डिमांड रखी, जिसे कहा गया आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। इसमें कई मांगे थी, जैसे कि पंजाब को ज़्यादा आज़ादी मिले, ज़्यादा पंजाबी भाषी इलाके पंजाब में शामिल किए जाए, पंजाब के पानी और दूसरी लोकल रिसोर्सेज पर पंजाब का ही कंट्रोल हो, और सबसे ज़रूरी बात, सिखों की एक अलग पहचान को ऑफिशियली माना जाए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मांगे पसंद नहीं आई। उन्होंने इसे साफ तौर पर रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद पंजाब में धीरे धीरे गुस्सा और नाराज़गी बढ़ने लगी। 1982 तक अकाली लीडर हरचंद सिंह लोंगोवाल और एक दमदार जोशीले प्रचारक भिंडरावाले ने साथ मिलकर एक आंदोलन शुरू किया, जिसे नाम दिया गया धर्म युद्ध मोर्चा। इस आंदोलन का मकसद था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की मांगों को मनवाना। शुरुआत में यह आंदोलन शांति से चला, लेकिन आने वाले वक्त में यही आंदोलन पंजाब की सबसे बड़ी राजनीतिक और धार्मिक टकराव की शुरुआत बन गया। 1978 का साल था, दिन वैसाखी, तारीख 13 अप्रैल और जगह अमृतसर। एक तरफ शहर में त्योहार का माहौल था, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। दमदमी टकसाल और अखंड कीर्तन जत्था जैसे पारंपरिक सिख संगठनों ने उस दिन संत निरंकारी समुदाय के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी ने सिख गुरुओं और मर्यादाओं का अपमान किया है। ये विरोध धीरे धीरे भिड़ंत में बदल गया और फिर देखते ही देखते हिंसा में। इस झड़प में 16 लोग मारे गए, जिनमें 13 सिख और 3 निरंकारी शामिल थे। इस घटना को आज भी एक बड़ा मोड़ माना जाता है, क्योंकि इसके बाद सिख समुदाय के अंदर गुस्सा और भी तेज हो गया। बहुत से नौजवानों को लगने लगा कि अब बात सिर्फ शांति या धरनों से नहीं बनेगी। यहीं से एक रास्ता शुरू हुआ, जो आगे चलकर पंजाब में उग्रवाद, संघर्ष और अलगाव की जमीन तैयार करने वाला था। 1978 की उस झड़प के बाद एक नाम जरनैल सिंह भिंडरावाला पंजाब में से उभरने लगा। सिख पहचान को लेकर उनका रुख बिल्कुल सीधा और सख्त था। उनकी बातों से कई लोग सहमत भी होते गए, खासकर गांव में रहने वाले नौजवान। उसी दौर में कुछ बड़े कांग्रेस नेता जैसे संजय गांधी और जेल सिंह ने सोचा कि अगर भिंडरावाले को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए तो इससे अकाली दल पर दबाव पड़ेगा। लेकिन जल्द ही चीजें उनके काबू से बाहर होने लगी। भिंडरावाले अब सिर्फ एक धार्मिक प्रचारक नहीं रहे थे, वो एक ऐसा चेहरा बन गए थे जो न सिर्फ दिल्ली से सवाल कर रहा था, बल्कि अकाली नेताओं को भी खुलकर चुनौती दे रहा था। धीरे धीरे पंजाब की राजनीति और ज्यादा उलझने लगी थी। एक तरफ थी सूबे की सरकार, जिसे चला रहा था अकाली दल। दूसरी तरफ थी दिल्ली की सरकार, इंदिरा गांधी की कांग्रेस। अकाली नेता सरकार पर दबाव बनाने लगे। उन्होंने गेहूं की सप्लाई रोकने की धमकी दी। कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो पंजाब का अनाज देश के बाकी हिस्सों में नहीं जाएगा। इस सियासी खींचतान के बीच हालात और बिगड़ने लगे। कहीं मंदिरों का अपमान हुआ तो कहीं निर्दोष लोग मारे गए। धार्मिक टकराव अब सड़कों तक फैल चुका था। अक्टूबर 1983 तक हालात इतने खराब हो चुके थे कि दिल्ली ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। अब पूरा कंट्रोल सीधा केंद्र के हाथ में था। भिंडरावाले से सरकार ने बातचीत की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। ना कोई समझौता, ना कोई बातचीत। उधर इंदिरा गांधी पर भी दबाव बढ़ रहा था। उनकी पार्टी के कुछ नेता अब सख्ती की मांग कर रहे थे। सिख उग्रवाद के बढ़ते असर और पंजाब के बेकाबू माहौल को देखकर दिल्ली ने अब एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। पंजाब की इस उठापटक पर अब दूसरे देश भी नजर रखने लगे थे। भारत ने खुलकर आरोप लगाया कि पाकिस्तान पंजाब में उग्रवाद को हवा दे रहा है। सरकार का कहना था, पाकिस्तान सिख उग्रवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है, हथियार दे रहा है। बाद में अमेरिका की कुछ रिपोर्ट से भी ये बातें सामने आई कि पाकिस्तान की ISI इस पूरे खेल में शामिल थी। लेकिन बात यही नहीं रुकी। 2014 में ब्रिटेन के कुछ सरकारी दस्तावेज सामने आए। इनमें खुलासा हुआ कि भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार से कुछ महीने पहले ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने एक SAS
स्पेशल एयर सर्विस अफसर को भारत भेजा था, जो सलाह देने के लिए आया था, खासकर गोल्डन टेम्पल में घुसने की रणनीति को लेकर। हालांकि बाद में ब्रिटिश अधिकारियों ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ सलाह दी थी, कोई सीधा एक्शन या ऑपरेशन प्लान नहीं किया था। इस तरह अब ये मुद्दा सिर्फ पंजाब या भारत तक सीमित नहीं रहा था। दुनिया की नजरें अब अमृतसर पर थी। 1984 का जून महीना, भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, एक सैन्य ऑपरेशन जिसका कोड नाम रखा गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। खालिस्तानी आंदोलन के नेता जनरल सिंह भिंडरावाले अपने समर्थकों के साथ गोल्डन टेम्पल के परिसर में छिपे हुए थे और वहां से गतिविधियां चला रहे थे। 1 जून से 10 जून तक ये ऑपरेशन सीधा अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर चलाया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे मंजूरी दी थी। सरकार का मकसद था मंदिर परिसर में छिपे उग्रवादियों को बाहर निकालना। उनका मानना था कि भिंडरावाले और उसके समर्थक वहां से हथियारों और लोगों के साथ एक तरह का किला बनाकर बैठे हैं। सेना, SRPF, BSF और बाकी सुरक्षा बलों को लगाया गया। मंदिरों में भारी गोलाबारी हुई, टैंक और तोपों का इस्तेमाल तक किया गया। 1 जून 1984 को ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी थी। SRPF के जवानों ने सबसे पहले गोल्डन टेम्पल परिसर की तरफ फायरिंग शुरू की। इसे एक तरह की टेस्टिंग कहा गया, ताकि अंदर मौजूद उग्रवादी जवाब दे और उनकी पोजीशन का पता चल सके। लेकिन इस शुरुआती गोलाबारी में ही बहुत कुछ बिगड़ गया। गवाहों का कहना था कि हरमंदिर साहिब यानी मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा सीधे गोलियों की चपेट में आ गया। दीवारों पर 30 से ज्यादा बुलेट मार्क्स मिले और उस वक्त अंदर कई श्रद्धालु फंसे हुए थे, जिनमें से कई मारे गए। 2 जून तक पंजाब पूरी तरह से सील कर दिया गया। रेल और सड़क यातायात बंद, ट्रेन कैंसल, बिजली काट दी गई, टेलीफोन बंद, पूरे राज्य में कर्फ्यू लगा दिया गया। और सिर्फ आम लोगों पर नहीं, मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई। कोई रिपोर्टिंग नहीं, विदेशी पत्रकारों को एंट्री नहीं और अखबारों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। पंजाब अब पूरी तरह से एक सैन्य घेरे में आ चुका था। 3 जून की रात को गोल्डन टेम्पल चारों तरफ से घिर चुका था। लेफ्टिनेंट जनरल KS बरार की अगुवाई में आर्मी यूनिट्स ने पूरी प्लानिंग के साथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स को चारों तरफ से घेरा और 4 जून की सुबह होते होते फुल स्केल असोल्ट शुरू हो गया। सबसे पहले उन्होंने आउटर डिफेंस को तोड़ना शुरू किया। रामगढ़िया बंगा और वाटर टैंक को टारगेट किया गया। मोर्टार और आर्टिलरी से फायरिंग हुई। इसके बाद हैवी वेपन्स लाए गए। विजयांता टैंक्स, आर्म्ड व्हीकल, हेलीकॉप्टर सब डिप्लॉय किए गए। छतों पर हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई गई और अकाल तख्त यानी टेम्पल का मुख्य रिलीजियस सेंटर, उस पर सीधा आर्टिलरी से हमला हुआ। मकसद था वहां छिपे मिलिटेंट्स को बाहर निकालना। धीरे धीरे टैंक अंदर कोर्टयार्ड तक पहुंच गए। कुछ रास्ते में डिसेबल हो गए, लेकिन फिर भी आर्मी की इन्फेंट्री ने ब्लॉक बाय ब्लॉक लड़ते हुए अंदर की बिल्डिंग्स को क्लियर किया। सरकार ने कहा कि मंदिर के अंदर आखिरी लड़ाई हमारी आर्मी के जवानों ने खुद जाकर लड़ी थी, मशीनों या टैंकों ने नहीं। गोल्डन टेम्पल के अंदर कुछ जगह मिलिटेंट एक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा अहम मानी गई, जैसे अकाल तख्त और उसके पास का अकाल बंगा। आर्मी का सबसे भारी हमला भी यही हुआ था और इसी वजह से इन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही हुई। गोल्डन टेम्पल के पास ही थी सिख रेफरेंस लाइब्रेरी, जहां सिख इतिहास से जुड़े कई रेयर मैन्युस्क्रिप्ट और किताबें रखी थी। लोगों का कहना है या तो ये लाइब्रेरी आग में जल गई या फिर इसमें से कई चीजें लूट ली गई। ये घटना बाद में बहुत विवाद का कारण बनी। टेम्पल के अंदर की संकरी गलियों में जबरदस्त गोलाबारी हुई। आर्मी एक एक जगह को क्लियर करती गई और हर मोड़ पर लड़ाई होती रही। मौतों का आंकड़ा आज तक विवादों में घिरा हुआ है। इंडियन आर्मी ने जुलाई 1984 में जो व्हाइट पेपर जारी किया, उसमें कहा गया कि करीब 516 लोग मारे गए, जिन्हें या तो मिलिटेंट कहा गया या फिर उन्हें मिलिटेंट के साथ मिला हुआ सिविलियन माना गया। बाद में राजीव गांधी ने ये माना कि सैकड़ों लोग मारे गए थे। वहीं सिख संगठनों का दावा है कि असली मौतों की संख्या हजारों में थी। कुछ इंटरनेशनल पत्रकारों ने भी ये आंकड़े दिए, जैसे AP के ब्रह्मचेलानी और BBC के सतीश जैकब ने बताया कि कुल मिलाकर 1000 से 2000 के बीच लोग मारे गए हैं, जिनमें कई निर्दोष श्रद्धालु भी शामिल थे।
अखबारों में छुपे कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लाशों के हाथ बंधे हुए थे और उन्हें गोली मारी गई थी, यानी उनकी मौत टकराव में नहीं बल्कि बाद में की गई एग्जीक्यूशन की तरह लग रही थी। सेना ने जब अपने जवानों की मौत और चोटों के आंकड़े बताए, उस समय मीडिया पर काफी रोक-टोक थी। उनके अनुसार करीब 90 सैनिक मारे गए थे और 292 घायल हुए थे, यानी ये जानकारी पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आई थी, क्योंकि उस वक्त जानकारी को दबाया जा रहा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगाई थी। हर न्यूज चैनल, अखबार और रिपोर्टर पर नजर थी। क्या दिखाना है, क्या छुपाना है, सब ऊपर से डिसाइड होता था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तुरंत बाद सिख कम्युनिटी में डीप शोक और गुस्सा था। गोल्डन टेम्पल उनका सबसे पवित्र स्थल आर्मी के अटैक का सेंटर बन गया था। इस खबर ने सिर्फ पंजाब ही नहीं, पूरे दुनिया के सिख कम्युनिटी को झटका दिया। बहुत सारे लोगों ने इसे सिर्फ एक मिलिटेंट ऑपरेशन नहीं, सिख धर्म पर डायरेक्ट हमला माना। पंजाब को फिर से प्रेसिडेंट्स रूल के नीचे डाल दिया गया। चाहे आर्मी हो या पुलिस, टेंशन हर जगह बढ़ने लगी। ऑपरेशन के बाद गोल्डन टेम्पल का दर्शन का दृश्य बिल्कुल बदल चुका था। अकाल तख्त, जहां मिलिटेंट्स ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था, भारी शेलिंग के कारण लगभग तबाह हो गया था। दर्शनी डोरी में एंट्रेंस गेटवे भी जलकर राख हो गई थी। इंडियन गवर्नमेंट ने बाद में गोल्डन टेम्पल को दोबारा बनवाने और मरम्मत कराने के लिए काम शुरू किया, लेकिन ये कदम भी सिख समुदाय के कई लोगों को पसंद नहीं आया। उनका मानना था कि इस पवित्र स्थल को राजनीति के जरिए चुनना उसकी पवित्रता को बिगाड़ना था। अकाल तख्त की रिकंस्ट्रक्शन के लिए बूटा सिंह को जिम्मेदारी दी गई, जो बाद में होम मिनिस्टर भी बने। लेकिन जब सिख धर्म के नेताओं ने इस रिकंस्ट्रक्शन को राजनीतिक दल माना, तो बूटा सिंह को सिख समुदाय से बाहर कर दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तुरंत बाद सरकार ने इसे एक छोटी जीत बताया। भिंडरावाले और उसके साथ ही मार दिए गए थे और आर्मी ने मंदिर के अंदर छुपे कई हथियार भी पकड़ लिए थे। लेकिन जितना ये ऑपरेशन मिलिट्री टर्म्स में कामयाब था, उतना ही यह पॉलिटिकल और सामुदायिक स्तर पर एक विनाश साबित हुआ। सिख समुदाय का भरोसा, खासकर उन नेताओं का जो अब तक सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे, पूरी तरह से टूट गया। पंजाब के सरकारी दफ्तर और असेंबली में काम कर रहे कई सिख अफसरों ने या तो विरोध किया या अपना पद छोड़ दिया। सरकार ने सोचा था इस ऑपरेशन से पंजाब में शांति वापस आ जाएगी, लेकिन इसका असर तो उल्टा हुआ। आग बुझने के बजाय और भड़क उठी। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी अपने रूटीन के मुताबिक ऑफिस जा रही थी, लेकिन उस दिन उनके 2 सिख बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह उनका इंतजार किसी और वजह से कर रहे थे। उन्होंने बिना किसी वार्निंग के इंदिरा गांधी पर गोलियां चला दी। बेअंत सिंह ने रिवॉल्वर से फायर किया और सतवंत सिंह ने स्टेन गन से डजन से ज्यादा गोलियां उनके शरीर में डाल दी। इंदिरा गांधी को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उनकी जान नहीं बचा पाए। बेअंत सिंह को तुरंत वहीं मार दिया गया, जबकि सतवंत सिंह को अरेस्ट किया गया और बाद में कोर्ट के फैसले से उसे फांसी दी गई। इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद दिल्ली और कई दूसरे शहरों में हालात बहुत खराब हो गए। 2-3 दिन तक सिखों पर बहुत ही भयंकर हिंसा की गई। भीड़ झूठी अफवाहों और गुस्से से भरी थी, लेकिन ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि कई जगहों पर ये भीड़ कोई आम लोग नहीं बल्कि रूलिंग पार्टी के नेता लीड कर रहे थे। सिखों के घरों और गुरुद्वारों को आग के हवाले कर दिया गया। कई लोगों को बेदर्दी से मार दिया गया, कुछों को तो जिंदा जला दिया गया। औरतों के साथ बदतमीजी, बलात्कार और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ दिल्ली में 2000 से 3000 सिख मारे गए, लेकिन ह्यूमन राइट्स ग्रुप के हिसाब से ये संख्या देश भर में उससे कई ज्यादा थी। कई अलग अलग रिपोर्ट्स ने बताया कि यह दंगे अचानक नहीं हुए थे, बल्कि ये सब पहले से सोच समझकर प्लान बनाकर किया गया था। क्रिटिक्स कहते हैं मंदिर जैसे पवित्र जगह पर टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स और बड़े हथियार चलाना जरूरत से ज्यादा था। आर्मी ने भी माना उनके पास मंदिर के अंदर लड़ने का सही प्लान नहीं था। इस वजह से बहुत ज्यादा लोग मारे गए। ये भी कहा गया कि ऑपरेशन उस वक्त हुआ जब अंदर हजारों लोग तीर्थ करने आए थे और गोली चलने के बीच फंस गए। इंदिरा गांधी ने कहा था कि आर्मी ने कम से कम फोर्स का इस्तेमाल किया,
लेकिन लोग कहते हैं मंदिर पर अटैक ही एक बड़ा जख्म था। कई हिस्टोरियन मानते हैं कि यह एक पॉलिटिकल मूव था जिससे इंदिरा गांधी इलेक्शन से पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग लीडर दिखाना चाहती थी। बाद में यूके के SAS ट्रेनर्स का नाम भी आया, जिससे और कंट्रोवर्सी बढ़ गई। पर सच ये है, आज तक किसी बड़े ऑफिसर को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। जो रिपोर्ट आई वो आर्मी की अपनी रिपोर्ट थी, कोई अलग और न्यूट्रल जांच कभी हुई ही नहीं। आपका क्या मानना है? क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार एक जरूरी मिलिट्री एक्शन था या एक कम्युनिटी पर हमला? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।